Namaste and welcome everyone to my YouTube channel Commerce Studio by Priya. So today we will discuss about the salary, one of the important head of the income. In this lecture we are covering all the provisions under the income tax related with the salary. This is very important head, as you will know how many people who are filing the returns in India or how many people who are paying the tax in India, the majority of them will belong to this head. So majority of them are calculating their income according to the rules of the salary head. So that's why it's very important. So this is one of the five heads of the income under section 14 and this applies to employee-employer relationship. At most important ये head लगाना है तो ये relationship का होना बहुत ज़रूरी है. Salary is always taxable on accrual or receipt due or receipt whichever is earlier. Services render कर दी हैं, सैलरी मिली नहीं है, बट द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी दैट विल बी टैक्सेबल ऑन दी ड्यू बेसिस. पूरे साल में 12 महीने की सैलरी आएगी. अगर 10 महीने की मिली है, 8 महीने की मिली है, सर्विसेज हैज बीन रेंडर्ड फॉर द 12 मंथ्स, देन द सैलरी विल बी टैक्सेबल फॉर द 12 मंथ्स. रिसीट अर्लियर हो गई है इफ इन अ ईयर वन एम्प्लॉई हैज़ रिसीव्ड मोर देन 12 मंथ सैलरी, 13 महीने या 14 महीने की सैलरी उसने 1-2 महीने का एडवांस ले लिया है, देन दैट ईयर फॉर 12, 13, 14 जितने मंथ्स की सैलरी उसकी है रिसीट हुई है उस बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी. अगर एडवांस लिया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी. रिसीट ड्यू विच एवर इज अर्लियर. इट इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स विच आर गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई. जो जो चीज़ें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, चाहे कैश में दे रहा है, चाहे वो उसको नॉन मॉनेटरी फॉर्म में दे रहा है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सैलरी. दिस आर दी सम एग्जाम्पल्स एंड यू विल गेट ऑल दीज इन द क्वेश्चंस एंड वी विल एक्सप्लेन दिस वन बाय वन. बेसिक सैलरी इज बेसिक सैलरी जो बेसिक होती है, देन डियरनेस अलाउंस उसके ऊपर मिलता है डियरनेस अलाउंस, बोनस एंड कमीशन, ग्रेजुटी दिस इज रिलेटेड विद द रिटायरमेंट बेनिफिट, एडवांस सैलरी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन एक्सेप्ट द फैमिली पेंशन इसीलिए नहीं आनी क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं होगा. फैमिली को मिल रहा है एम्प्लॉय के जाने के बाद, तो फैमिली इज नॉट द एम्प्लॉय, सो दैट्स व्हाई दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस हेड. Section wise classification, basis of charge, how it is charged, that is covered under section 15, allowances under section 10, deduction under section 16, definition of salary under section 17 subsection 1, perks 17 subsection 2 and profit in lieu of salary 17 subsection 3. Next is the component of salary. Largely broadly we divide all the monetary benefits from employer to employee in these categories. First one is the provident fund, then allowances, perks, retirement benefit, bonus, fees, commission and profit in lieu of salary. ये ही 6 सेट रहेंगे इनके अंदर और जो है वैरायटी आती रहेगी विद द डिफरेंट नेम्स. सैलरी का पार्ट बनेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है, बस नाम बदलते रहेंगे और हमने बस यही चेक करना है अगर एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को तो वो इस हेड के अंडर आएगा. सबसे पहला है प्रोविडेंट फंड. दिस इज अ कंपल्सरी गवर्नमेंट बैक स्कीम्स. बेसिकली प्रोविडेंट फंड इज फॉर सिक्योरिंग द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय. हर महीने एम्प्लॉयर सैलरी का कुछ परसेंटेज इस फंड में डालता है. प्रोविडेंट फंड का ना अकाउंट खोला जाता है, ये एक जॉइंट अकाउंट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है. एम्प्लॉयर एक फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी उसमें डालता है, उसके बराबर उतना ही कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी इस अकाउंट में जमा करता है. सो फिक्स परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय सैलरी हर महीने होती है जमा. तो एक्यूमुलेटिव बैलेंस कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन इट हर साल हर महीने जमा हो रहा है, तो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इंटरेस्ट, जैसे बैंक में अकाउंट होता है इंटरेस्ट मिलता है ना, सिमिलर वे प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है. दैट इज बेस्ड टू द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और इन सर्टेन अदर स्पेसिफाइड केसेस. क्योंकि वो है तो एम्प्लॉय का ही, एट द टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय दैट होल अमाउंट accumulated will belong to the employee. These are the different type of the provident funds an employer can give to employee. सबसे पहला है SPF Statutory Provident Fund. This is mainly for the government employees, government, semi government और local authority employees, and on it Provident Fund 1925 Act provisions apply. ये सारा एग्जाम्प्ट होता है. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट, एम्प्लॉय जो खुद डाल रहा है वो कंट्रीब्यूशन 80C की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करता है. इंटरेस्ट जो होता है वो भी एग्जाम्प्ट,
जब विड्रॉल, जब इकट्ठा पैसा भी इस फंड में से निकाला जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। तो एसपीएफ सब एग्जाम्प्ट है। अगर ये क्वेश्चन में आता है तो उसका कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है सिंपली, क्योंकि ये कहीं भी ऐड नहीं होना, ये एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। नेक्स्ट है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मैक्सिमम एग्जिस्ट। ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए है। रिकॉग्नाइज का मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। दिस कैन बी ओपन इन द बैंक, दिस कैन बी ओपन इन द प्रोविडेंट फंड ऑफिस। तो ये रिकॉग्नाइज होता है, बेसिकली फॉर प्राइवेट सेक्टर होता है। इसके ऊपर ईपीएफ स्कीम 1952 के रूल्स लगते हैं। इसका कैसे होता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% ऑफ सैलरी इज एग्जाम्प्ट, एक्सेस टैक्सेबल। अगर तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 12% ऑफ सैलरी दे रहा है तब तक ये एग्जाम्प्ट है, उसके एक्स्ट्रा ये टैक्सेबल होता है, सैलरी में ऐड किया जाता है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जितना भी है दैट क्वालिफाई फॉर दी 80C डिडक्शन, 80C की डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करेगा, मतलब वो भी माइनस हो जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर 9.5% तक एग्जाम्प्ट है, एक्सेस टैक्सेबल है। लमसम विड्रॉल, वैसे तो ये एग्जाम्प्ट है। आरपीएफ में जो पैसा जमा किया जाता है उसका लमसम जो इकट्ठा हो जाता है क्यूमुलेटेड बैलेंस, वो एग्जाम्प्ट होता है। बट इफ द सर्विस इज लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम की सर्विस है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 5 साल से कम की सर्विस है लेकिन टर्मिनेशन ड्यू टू हेल्थ या बिजनेस क्लोजर हुई है तब भी ये एग्जाम्प्ट रहेगा। अदरवाइज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल हो जाता है। यूआरपीएफ बहुत कम होता है। यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज्ड बाय सीआईटी नहीं है, कम इसीलिए होता है क्योंकि इसका होने से ना टैक्स में कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। तो यूआरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसको हम इग्नोर करते हैं। जब ड्यूरिंग द पीरियड करंट जब मिल रहा है हर महीने दर महीने, उस टाइम पे हम इसको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। दैट मीन्स इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा क्योंकि उसको हमने सैलरी पे ऐड नहीं किया। एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन के ऊपर 80C की डिडक्शन नहीं मिलती, माइनस नहीं होगा, मीन्स उसके ऊपर टैक्स पे हो गया। इंटरेस्ट को फॉर द टाइम बीइंग हम इग्नोर करते हैं, टैक्सेबल नहीं करते हैं। तो देखो जब मिल रहा है करंटली उस टाइम पे हमने एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट को टैक्सेबल नहीं किया, एम्प्लॉय का शेयर टैक्सेबल हो गया। तो लंप सम विड्रॉल जब एक क्युमुलेटिव बैलेंस इकट्ठा हो जाएगा तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका जो इंटरेस्ट है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो अदर सोर्सेज में जाएगा। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन इट taxable as salary and interest on employees share taxable as other sources। क्योंकि यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन के ऊपर एट द टाइम ऑफ द कंट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगा, विड्रॉल पे लग गया। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 80C के लिए क्वालिफाई नहीं करा तो उसके ऊपर टैक्स लग गया, इसलिए विड्रॉल पे टैक्स नहीं लगा। नेक्स्ट है पीपीएफ, दिस इज फॉर द ऑल इंडिविजुअल, यू कैन ओपन इफ यू आर नॉट वर्किंग इवन देन दिस अकाउंट कैन बी ओपन, पेरेंट्स कैन ओपन ऑन द नेम ऑफ देयर किड्स। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयर, जिनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, उनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं खोलेगा तो वो खुद से खोल के अपना रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं कि आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम व्हेन दे आर नॉट वर्किंग देन दे शुड हैव सम फाइनेंशियल सिक्योरिटी। Most importantly, one person who is employed who is having any of the above account, RPF, URPF, SPF कुछ भी है वो भी PPF खोल सकता है। One person can have the 2 accounts also, but PPF एक ही रहेगा, PPF दो नहीं खोलते। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होना ही नहीं है क्योंकि ये एम्प्लॉयर वाला नहीं है। तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा सेल्फ का कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल क्वालिफाई फॉर द 80C। इसका इंटरेस्ट भी एग्जाम्प्ट है, लंप सम विड्रॉल भी एग्जाम्प्ट है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोविडेंट। नेक्स्ट है अलाउंसेस। अलाउंसेस जनरली होते हैं कैश में दिए जाते हैं, दिस इज जस्ट टू मीट द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेली नीड्स और रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। दिस ह्यूज लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट है अलाउंसेस की, टैक्सेबल भी हैं, एग्जाम्प्ट भी हैं, पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जाम्प्ट भी हैं। फॉर दैट आई विल बी पोस्टिंग द सेपरेट लेक्चर। नेक्स्ट है परक्विजिट, पर्क्स बोलते हैं इनको, अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 2। तो दीज आर दी फैसिलिटीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। 95% इन काइंड है, 5% इन कैश है। मेजरली काइंड में होते हैं, कैश नहीं होती। फैसिलिटीज दे देता है एम्प्लॉयर, पैसे नहीं लेता उसके लिए, एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। बेनिफिट तो है ना, अगर एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय को ना देता तो एम्प्लॉय हैज टू एक्सपेंड, तो उसकी मनी तो सेव हुई है ना, तो दैट्स व्हाई दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज।
कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती हैं? जस्ट आई मेंशन फ्यू ऑफ देम, दैट लिस्ट ऑफ पर्क्स इज आल्सो क्वाइट लार्ज एंड आई विल पोस्ट द सेपरेट लेक्चर फॉर द सेम। कार फैसिलिटी है, कार दे दी ऑफिस आने जाने के लिए। रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया है, घर रहने के लिए दे दिया है, जिसके लिए उसको कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर का हो सकता है, एम्प्लॉयर ही रेंट पे कर रहा होगा। मेडिकल फैसिलिटी दे दी है, कंसेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, क्लब के एक्सपेंसेस जो है एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जा रहे हैं। तो दैट कैन बी ऑल्सो कैटेगराइज इन थ्री कैटेगरीज। कुछ पूरे टैक्सेबल होंगे, कुछ पूरे एग्जाम्प्ट होंगे, कुछ पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जाम्प्ट होंगे फॉर स्पेशली स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो रिटायरमेंट में मिलते हैं, टर्मिनेशन में मिलते हैं, रेजिग्नेशन में मिलते हैं, सर्विस खत्म होने में मिलते हैं। दैट आर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। मिल किससे रहे हैं? एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप पे एम्प्लॉयर दे रहा है, तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सैलरी। दैट आर ऑल्सो डिफाइंड इन थ्री कैटेगरीज: फुली एग्जाम्ड, पार्शली एग्जाम्ड एंड सम फुली टैक्सेबल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, एम्प्लॉयर, कैटेगरी और एप्लीकेबल प्रोविजंस. So I will be also posting the separate lecture for the retirement benefits. Next is the type of retirement benefits. These are the retirement benefits: gratuity, pension, leave encashment, retrenchment compensation, voluntary retirement compensation, provident fund withdrawals. नेक्स्ट इज द बोनस, फीस, कमीशन। बोनस क्या है? एडिशनल पेमेंट, अवार्ड है। किसी एम्प्लॉय ने अच्छा पे किया है, उसको और मोटिवेट करने के लिए कि और अच्छा परफॉर्म करे, वो बोनस होता है। तो बोनस लीगल भी हो सकता है, ग्रेटुशियस भी हो सकता है। लीगल होता है विच इज़ पेड अंडर द बोनस पेमेंट एक्ट 1965। देयर आर स्पेसिफाइड कंडीशन की इन कंडीशंस में बोनस देना होता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो स्टैट्यूटरी हो जाता है। अगर वो परफॉर्मेंस लिंक्ड है, प्रॉफिट शेयरिंग है, या सेल्स के लिए मिल रहा है, अच्छी सेल्स करने के लिए, फेस्टिवल मिल रहा है, तो वो ग्रेटुशियस है। दोनों तरह का बोनस टैक्सेबल है। कमीशन है जो पेमेंट की जाती है एम्प्लॉय को बाय द एम्प्लॉयर ऑन अ परसेंटेज और सेल्स और प्रॉफिट। दिस इज जस्ट अगेन टू मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर द हायर परफॉर्मेंस। फीस, दिस इज ऑल्सो अगेन फिक्स्ड ओकेजनल पेमेंट्स होती हैं बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज रेंडर बियॉन्ड दी रेगुलर ड्यूटीज। तो सब कुछ जो है एम्प्लॉयर से आ रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से है, तो ऑल विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द हेड सैलरी। नेक्स्ट है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू, सैलरी की जगह पे। तो प्रॉफिट इन ल्यू ये भी पेमेंट है, सैलरी नहीं दी, सब्सटीट्यूशन ऑफ सैलरी दे दी फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज, या कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं वहाँ पे सैलरी की जगह जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे देता है। एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से दे रहा है। सो दैट्स वाई प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द सैलरी। दिस इज कनेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के ही रिलेटेड होता है। दिस कैन बी कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे बॉन्ड होता है, 3 साल से पहले एम्प्लॉय नहीं छोड़ सकता, तो एम्प्लॉयर भी नहीं निकाल सकता। अब एम्प्लॉयर के पास काम नहीं है, जो उसको लंप सम कंपनसेशन दे देता है, तो दैट विल बी नोन एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, बिना नोटिस के निकाल रहा है। पेमेंट फॉर मॉडिफाइंग द जॉब टर्म्स, तो जॉब टर्म्स मॉडिफाई कर दिया तो उसके लिए एडिशनल पेमेंट दी जा रही है, तो दैट विल ऑल्सो कवर्ड अंडर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। नेक्स्ट कम द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। डिडक्शंस भी मिलती हैं जो रिड्यूस करेंगी हमारी सैलरी को। डिडक्शन 50,000 की है, अगर न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट किया जाता है तो 75,000 है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है, दिस इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बट अगेन अगर जो न्यू टैक्स डिजाइन होगा उसमें नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स है, अलाउड इफ पेड बाय द एम्प्लॉय, इसकी डिडक्शन अलाउड थी ओनली अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम, अगर न्यू ऑप्ट किया जाएगा उसमें भी ये अलाउड नहीं होगी। सो वी हैव टू टेक इन कंसिडरेशन व्हाट इज इन द ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड व्हाट इज इन द न्यू टैक्स रिजाइम। की takeaways from the lecture: salary is taxable on due receipt whichever is earlier. सबसे important employee employer relationship, उसकी वजह से कोई पेमेंट मिल रही है, that will be added in the salary covered under this head. many components may be partially और fully exempt, कुछ fully exempt है, कुछ partially exempt है, कुछ fully taxable है, that we have to check the provisions. Thank you everyone for patience listening and watching. If you like, kindly share and subscribe for the more text concepts. Comments and questions are always welcome. Thank you very much.